कि नाइट्रिक एसिड जो है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या है नॉर्मली। तो नाइट्रिक एसिड बेसिकली एक बेटा प्योर स्टेट में जब पाया जाता है तो कलरलेस होता है, इसका कोई प्रॉपरली कलर हम डिफाइन नहीं कर पाते। बात समझ रहे हैं? इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास लो है, 86 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये नॉर्मली बॉयल होना शुरू हो जाता है। एसिड्स होते हैं ना बड़े, जो फ्यूमिंग एसिड्स होते हैं वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि उसे जमाने के लिए आपको खासा नीचे उतरना पड़ेगा और -41.6 तक आपको जाना पड़ता है। -41.6 इसका बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है। अब आपके पास मैं इसको ऐसे समझाऊं कि आपके पास नाइट्रिक एसिड दुनिया में जो पाया जाता है ना नॉर्मली हमारे पास, वो दो तरह के नाइट्रिक एसिड्स पाए जाते हैं। एक हमें मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल होता है, वो 65 से 68% उसकी कंसेंट्रेशन होती है, 65 से 68%। और जो प्योरली कंसेंट्रेटेड एसिड होता है ना, ये तो ऑर्डिनरी कंसेंट्रेशन थी जो मार्केट में ऐसी हमें मिल जाती है खुले में, इधर उधर से आगे पीछे से जो नाइट्रिक एसिड हमें अवेल होता है, वो नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन इतनी होती है। लेकिन अगर हम उसके बाद बात करें नाइट्रिक एसिड की, जो कंसेंट्रेटेड प्योरली इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, वो तकरीबन आपके पास 98% कंसेंट्रेटेड होता है, जो नाइट्रिक एसिड आपके पास इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। बात यहाँ तक आप मेरी समझते हैं? बात यहाँ तक आपको समझ में आती है यस मेरी? सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस पे, यानी कि नाइट्रिक एसिड के HNO3 के कुछ केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स हैं, मतलब कुछ सॉर्टेड केमिकल रिएक्शंस हैं जिन पे हमें बात करनी है। अब नाइट्रिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस पर जब बात कर रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल करते करते हैं, और कुछ नॉर्मल सिचुएशंस में नाइट्रिक एसिड के हमारे पास रिएक्शंस भी होते हैं। तो हम तमाम रिएक्शंस को देखेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है जिसमें हम चल रहे हैं नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस में, वो पहली टाइप है दैट नाइट्रिक एसिड एज एन एसिड, कि एसिड होने के तौर पे किस तरह से हमारे पास रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। सिंपल रिएक्शन था ये, जो हमने देखा कि एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है और उस सूरत में अपने पास जनरेट करता है एक सॉल्ट और एक वाटर। तो ये एक सिंपल हमारे पास फिनोमेना है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके पास अमोनियम नाइट्रेट बन गया, NH4NO3। ये एक एसिड था, इसने रिएक्ट किया एक बेस के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस,
रिएक्शन की सूरत में कैल्शियम नाइट्रेट बन गया, डाइनाइट्रेट्स है बेसिकली ये, और वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास एक सेपरेट होकर निकल आया है। नाइट्रिक एसिड, साथ साथ आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन की सूरत में सोडियम नाइट्रेट निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, सेपरेट आउट हो गई, और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके पास बिल्कुल सेपरेट निकल गए। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? सिंपल केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको बस फॉलो अप करते जाना है आपने। आपको बस चीज़ में फिनोमेना समझना है कि ये चीज़ ब्रेक डाउन होके कहाँ जाएगी। भाई यहाँ पर दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं, ये टूटेंगे, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को उठा लेगा। यहाँ पे जो आयन बचा है ये आपका पूरा क्या है, नेगेटिव आयन है, और यहाँ पे H है, तो H2CO3 तो बन ही नहीं सकता। तो H2CO3 जब भी आखिर में बचे, याद रखना, H2CO3 जब भी आखिर में बचे तो मेरा बेटा H2O निकलता है और CO2 अलग हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये बात समझ में आई? क्या समझाइए मैंने इस वक्त? यस सर। कि यहाँ पे था ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को उठा ले गया, NaNO3 निकल गया सेपरेट होके, इधर बचा इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। मिलना उसूली तौर पे नहीं को चाहिए, लेकिन मिलने में मसला क्या है, क्या H2CO3 बन जाएगा? वो होगा नहीं। यहाँ पे हमारे पास H2CO3 की जगह हम क्या करते हैं, हम वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में से तोड़कर दिखा देते हैं बेसिकली, जो कार्बोनिक एसिड की एक फॉर्म है हमारे पास, क्योंकि कार्बोनिक एसिड तो बनेगा नहीं यहाँ पे। फिर मसाइल वही वाले, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को उठा लिया, दो नाइट्रेट्स को उठा लिया, NO3 को उठा के अपने साथ निकाल के ले गया कैल्शियम। बचा क्या, यहाँ 2H बचे, यहाँ CO3 बचा, तो H2CO3 तो बनेगा नहीं। क्या बनाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ के लिख दोगे। उसके बाद समझ में आ गई? तो ये था नाइट्रिक एसिड एज एन एसिड, HNO3 रिएक्ट्स एज एन एसिड। जब ये एसिड के तौर पर इस्तेमाल होगा, एसिड के तौर पे काम करेगा मार्केट में, तो इस तरह के रिएक्शंस इसके सामने आते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास हैं कुछ इसके, मैं रब कर दूं बोर्ड? जी सर। जी सर, रब कर दें। बोलो बोलो बोलो। सर सर मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब बता दें। मोनोप्रोटिक एसिड जो एक H पॉजिटिव जनरेट कर सकता है। ओके सर। रब कर देते हैं इसे हम। मोनो डाई ट्राई प्रोटिक एसिड्स होते हैं हमारे पास, जो 2H जनरेट कर पाते हैं, जो 3H जनरेट कर पाते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड हमारे पास खासे ज़्यादा होते हैं। HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 भी है, लेकिन डाईप्रोटिक में हमारे पास H2SO4 अकेला पूरी मैदान को मार लेता है। तो आइए आगे चलते हैं। हमारे पास है दूसरे में HNO3 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा देखो, ये जो नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है ना बेटा, इसमें बड़े मसाइल हैं। इसमें मसाइल ये हैं कि ये डिपेंड कर रहा होता है एसिड की कंसेंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड कर रहा होता है? एसिड की कंसेंट्रेशन पे। बात समझ रहे? अब एसिड की कंसेंट्रेशन में हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों के साथ हम देखते हैं इनके रिएक्शंस को,
कि एसिड जब मेटल के साथ मिलेगा तो खासा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगा, खासा लाइट रिएक्शन देगा। इस तरह के मामलात हमारे पास कुछ देखने में आते हैं। अच्छा, क्या है भाई, कॉपर को रिएक्ट कराया HNO3 के साथ, जो कि थे 4, डाइल्यूट ले लेते हैं सबसे पहले। अच्छा चलो कंसंट्रेटेड ले लेते हैं। कंसंट्रेटेड, बहुत तेज, फुल मतलब ऑन एसिड है, भरपूर तरीके से रिएक्ट करेगा और खासा रिएक्शन देगा इस मेटल के साथ। हम ये फिलहाल इस वक्त जो कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं विद मेटल्स। मेटल्स को हम मेटल्स के साथ रिएक्शन दिखाएंगे नाइट्रिक एसिड का, और नाइट्रिक एसिड विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। यस सर। अच्छा, एक मिनट मुझे दो जरा। सही, आइए। 8 3 था, क्या होता है भाई? 20 क्या होता है 8 3 था? 24। 24, सही है। अब यहाँ पे आप फर्क कहाँ देख रहे हैं? कोई मुझे बताएगा कि सर ये फर्क है, बाकी सब सेम है, सिर्फ ये फर्क नजर आ रहा है। क्या फर्क नजर आया डाइल्यूशन में और कंसेंट्रेशन में? अमाउंट ज्यादा रिक्वायर्ड है। अमाउंट खासा रिक्वायर्ड है, और हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंसेस में क्या आ रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स में पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही थी, अभी सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है, यानी कि नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड आपके पास बन रही है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? सर हमें मेटल भी ज्यादा लेना पड़ रहा है। मेटल भी ज़्यादा लेना पड़ रहा है, तो हमें उसके हिसाब से एसिड भी ज़्यादा लेना पड़ रहा है। एसिड देखो, डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट एसिड में पानी होता है, खासी मकदार में एसिड का अमाउंट कम रखा जाता है, उसे हम डाइल्यूशन कंसिडर करते हैं। और डाइल्यूट एसिड की रिएक्टिविटी का वो अमाउंट ख़त्म नहीं हो सकता जो एक कंसनट्रेटेड एसिड की रिएक्टिविटी का अमाउंट होता है। मैं मिसाल ऐसे समझाऊं कि ख़वातीन इस चीज़ से खासी आशना होंगी कि अक्सर हम घर में जो है वो फ़र्श धोने के लिए तेज़ाब, मम्मी कहते हैं तेज़ाब से फ़र्श धो लो, तो वो तेज़ाब हम इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब ऐसे कंसनट्रेट तेज़ाब थोड़ी होते हैं कि बहुत हाई कंसनट्रेशन वाले कि आपने ज़मीन पर डाला और मतलब कि हो गया काम तमाम। ऐसा सीन नहीं होता, वो डाइल्यूटेड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनके अंदर भी अच्छी खासी, देखो एसिड है ना, एसिड तो एसिड है, उसका जो एक एसिडिटी है, उसकी जो तेज़ाबियत है, उसका जो एक नेचर है चीज़ों को स्पॉइल करने का, चीज़ों को हार्म करने का, चीज़ों को बर्न करने का, वो नेचर थोड़ी ख़त्म हो जाएगा, वो नेचर तो रहेगा ना। तो वो चीज़ों को जो उसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक एबिलिटी है कि वो फौरन ही किसी भी चीज़ से वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, हाइग्रोस्कोपिक जो उसकी एबिलिटी है वो रहती है। आप जब ज़मीन पर एसिड डालते हैं, थोड़ा सा जो घर में आने वाला तेज़ाब होता है फ़र्श धोने का, वो आप जैसे ही फ़र्श पर डालते हैं तो फ़र्श एकदम खुश्क सा हो जाता है जब वो धुल जाता है। ऐसा होता है या गलत कह रहा हूँ मैं? जी सर। अगर मैं इसमें टाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइल्स पे भी होता है, लेकिन जो सीमेंट वाले फर्श होते हैं, वहाँ अगर आपने कभी इस चीज़ को फोकस किया हो, किसी के घर पे या आपके अपने घर पे हो, तो आपने अगर फोकस किया हो तो आपको इस चीज़ के बारे में देखने को मिलेगा कि भाई हमारे पास जो सीमेंट होता है वो ऐसा लगने लगता है कि ज़माने से बंजर है, उस पर पानी नहीं पड़ा बेचारे गरीब पे। बात समझ रहे हैं आप मेरी?
ऐसा लगता है कि ज़माने से उस पर पानी ही नहीं पड़ा है, इतना खुश्क हो जाता है। हालाँकि हमने नॉर्मली बस उस पे तेज़ाब डाला था। अब सोचो कि वो तेज़ाब घर पे जो आया था, उसकी हालत ये थी कि उसने ये कर दिया। सोचो जो लैब के अंदर कंसन्ट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो डाल दिया जाए तो क्या होगा? मसाइल हो जाएँगे फिर तो। निशान पड़ जाएँगे पूरे ज़मीन के ऊपर। बात समझ रहे हैं? इंटरैक्शन हुआ आपका? प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो गए लैब में, कॉलेज में प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हुए या नहीं? जी सर। स्टार्ट हो गए ना, तो अब वो प्रैक्टिकल्स में तुम लोग कर रहे होगे, सॉल्ट एनालिसिस कर रहे होगे, डिफरेंट सब्सटेंसेस उसमें डाल डूल के चेक कर रहे होगे कि भैया ये डालो, अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालो, अब इसके अंदर HCl डालो, अब इसके अंदर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट डाल दो, अब इसमें जो है वो नेस्ले रिएजेंट डालो, फीलिंग सॉल्यूशन डालो। डालना है, ये सब चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी सर कर रहे हैं। मजा आ रहा है फिर उसमें? जी चलो, सर। बड़ा इधर से उधर मजेदार है। भागते रहते हैं। बस यही चीज़ सबसे मज़ेदार होती है। आपको जितना प्यार आपकी लैब से है, आप उतना अच्छा सीख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? उसमें आप देखेंगे अगर आपकी गलती से हाथ पर एसिड लग जाए, गलती से हाथ पर एसिड गिर जाए, तो वो खाल बिल्कुल उतर सी जाती है, बिल्कुल उतर सी जाती है। मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि आप सर ज़ुल्फ़िकार से भी अगर इस बारे में पूछें, वही बताएँगे कि जब साल का आखिर हो रहा होता है, यानी कि लास्ट ईयर तो नहीं रहा ऐसा मामला, वरना जब साल का आखिर हो रहा होता है, तो इंटर के प्रैक्टिकल्स कराने का टाइम आता है तो बड़ा मज़ा आता है मुझे भी और सर को भी। अक्सर हम कभी एक जगह साथ भी होते हैं, कभी अलहदा होते हैं हम दोनों। तो हम लोग को बड़ा मज़ा आता है और ऐसा होता है कि हमारे हाथ हफ्तों तक जो है वो लाल, नीले, पीले रहते हैं, क्योंकि उसमें होता यही है कि हम लोग बड़ा ज़ुल्फ़िकार साहब तो माशाल्लाह से आपके टीचर वो बड़े फुल ग्लव्स के साथ काम करते हैं। मुझे मज़ा नहीं आता ग्लव्स के साथ काम करने में, तो मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। तो वो बड़ा ग्लव्स पहन के और सारी चीज़ें बड़ी एहतियाती तदाबीर यानी कि फुल प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। तो वो भी लेकिन एक चीज़ जानते हैं कि यार अगर हमारे हाथों पे एसिड गिर जाता है ना कभी कंसंट्रेशन चेक करने में या बनाने में, तो वो खाल उतर जाती है भाई। और लैब में भी पूरा कंसंट्रेटेड नहीं रखा जाता, 98% तो सोच ही नहीं सकते आप कि वो लैब के अंदर दे दिया गया। मैंने कहा ना अभी मार्केट में जो नॉर्मली मिल जाता है, वो तो 65 से 68% उसकी कंसंट्रेशन होती है, जिसे हम डाइल्यूट करके रखते हैं, जो आपको दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? कुछ अमाउंट में हमें बहुत ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यूज करना पड़ता है कंसंट्रेटेड। तो अगर किसी ने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को देखा हो लैब में कुछ टाइम पुराना, तो वो ब्लैक कलर का हो रहा होता है। ऐसा होता है या नहीं होता? सॉल्ट एनालिसिस में खासा इस्तेमाल किया जाता है इसे, अगर जी आपने सर। देखा। अक्सर जो अगर कभी छुपा हुआ रखा रहता तो वो हम पिछले साल का रखा हुआ इस साल देगा तो वो ब्लैक हुआ हुआ था। हाँ, तो वो यही हो जाता है उस बेचारे गरीब के साथ ना, वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। लेकिन कंसंट्रेशन अभी भी वैसी रहती है उसकी। आपने जहां सॉल्ट पे एक कतरा गिराया और यूं धुआं निकलना शुरू हुआ, मतलब गिरते ही जो है वो सारे गुनाह माफ हो गए बेचारे सॉल्ट के, और वो खत्म हो गया और एकदम से उसमें धुआं उठना शुरू हुआ और फिर कलर्स आना शुरू हो गए। तो वो बड़ा मजेदार मामला रहता है। तो मेटल्स या नॉन मेटल्स किसी पे भी अगर हम बात करते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा मैटरेबल चीज ये होती है कि उस एसिड की जो डाइल्यूशन है या उसकी जो कंसंट्रेशन का अमाउंट है वो कैसा है। बात समझ रहे हैं? तो उस एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा मैटरेबल हो जाती है इस मामले में। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जरा नॉन मेटल्स के हवाले से। एक चीज ध्यान में रखना, मैं एक रिएक्शन कॉमनली यहां पर लिख रहा हूं। ये बिल्कुल जनरल फॉर्म है इस एसिड की जो हर जगह बनेगी, जो हर जगह बनेगी। नॉर्मली हम नॉन मेटल्स के लिए लिख देते हैं फॉर्म। ये एक जनरल है, यानी कि नाइट्रिक एसिड को जब ब्रेक डाउन करते हैं ना, नाइट्रिक एसिड टूटता है, तो नाइट्रिक एसिड इस फॉर्म में टूटता है: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि एक नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल अगर टूटा तो वो कुछ इस तरह टूटेगा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल, हमने यहाँ पे दो को इस्तेमाल करके इसको डबल कर दिया, वरना हाफ हाफ के रेशोज इनके निकल के आते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अब हम जरा रिएक्शंस को देख लेते हैं अपने कुछ नॉन मेटल्स के साथ। चलो आओ सबसे पहले देखते हैं कार्बन के साथ। रिएक्शन की सूरत में दो चीजें सबसे पहले लिख लो, दो चीजें सबसे पहले लिख लो। देखो होता क्या है, जब ऑक्सीजन और नाइट्रिक एसिड किसी नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो याद रखो
या तो ऑक्साइड बनाएगा या फिर ऑक्सी एसिड्स बना लेगा। तो आओ देख लेते हैं। तो हमने देखा कि भाई पहली वाली जगह को अभी छोड़ दिया, हमने बना लिया NO2 और हमने अपने पास साथ साथ बना लिया H2O। और अगर H2O बनाना है तो हमें नाइट्रिक एसिड को करना पड़ेगा और इसको हमने ले लिया है 4 की मकदार में। तो ये बन जाएगा हमारे पास CO2 और ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये बन जाएगा 2। आप देख रहे हैं कार्बन को नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाया। दीज आर द डेफिनेट थिंग्स के NO2 बनना है और H2O बनना है। ये तो दो बातें डेफिनेट हैं। 2 H2O पे 2 HNO3 पे कितने NO2 बने थे? 2। कितने H2O बने थे? 1। मैंने तादाद को डबल किया, 4 कर दिया। 4 करने के बाद NO2 कितने बन गए? 2 थे पहले, 2 पे 2 HNO3 पे 2 थे, तो 4 पे कितने हो जाएंगे भाई? 4। 2 HNO3 पे कितने थे वाटर? 1 थे, तो 4 पे कितने हो जाएंगे मेरे बेटे? 2। ये डेफिनेट है। ये जो डिकम्पोजिशन है ये डेफिनेट है। ये तीन चीजें डेफिनेट हैं। अब बच गया ऑक्सीजन। तो ऑक्साइड बनाना था, जो नॉन मेटल था उसने मिलके ऑक्साइड बनाना था, या फिर कोई ऑक्सी एसिड बनाना था। तो ये थी कार्बन की कहानी। आगे चलते हैं एक और में। कल से मैं ग्रीन से लिखूं ताकि तुम लोगों को नजर आ जाएगा। सल्फर से कर लेते हैं। आप देख रहे हैं एक चीज, क्या ये रिएक्शन मैंने पूरा लिख दिया है या नहीं लिखा है अभी? नहीं लिखा सर। नहीं लिखा। क्या वजह है? कोई बताएगा मैंने रिएक्शन को क्यों आधा अधूरा छोड़ा है? हमने तो यही कहा था ना कि सर क्या बनेगा, या तो ऑक्साइड बन जाएगा या ऑक्सी एसिड्स बनना चाहिए। तो हमने ऑक्साइड तो बना दिया, NO2 भी लिख लिया, हमने H2O भी लिख लिया। जितने नाइट्रिक एसिड उतने ही NO2। 6 लिए नाइट्रिक एसिड तो 6 NO2। जितने नाइट्रिक एसिड उसके आधी तादाद में H2O। तो 6 लिए थे तो 3 H2। तो रिएक्शन तो बन जाना चाहिए था, क्यों रोका है? कोई मुझे बताएगा मैंने रिएक्शन में आगे एरो क्यों बनाया? क्या ऐसी चीज है यहाँ पे? H2SO4 बनाएंगे। H2SO4 बनाएंगे हम यहाँ पर एक प्रोपोर्शन में। हमारे पास ये एरो कंटिन्यूटी के साथ चलेगा। हम बनाएंगे H2SO4 और फिर हम बनाएंगे 6NO2 और फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपने पास 2H2O को बचा लेंगे। बात समझ रहे हैं? ये सारे रिएक्शंस कंसेंट्रेटेड से कर लेना। अब मैं कुछ होमवर्क भी दूं तुम लोगों को इन रिएक्शंस का, या सारे खुद ही करा दूं? सर दे दे होमवर्क। हमने किससे कर लिया? सर कार्बन से। हाँ बेटा बोलो। सर फिर ये इक्वेशन रिएक्टेंट साइड पे बैलेंस तो नहीं हुई ना? क्या मतलब? मैं सर समझा मतलब नहीं। H2SO4 और बाकी चीजें बनाने के लिए हमारे पास सल्फर भी कम है और बाकी चीजें भी कम है। नहीं, तो ये मैंने रिएक्शन के, देखो हमने इस रिएक्शन को प्रोसीड किया है आगे। उसूली तौर पे तो पता है क्या है? उसूली तौर पे रिएक्शन वहां खत्म हो गया। SO3 NO2 और H2O, सल्फर ट्राइऑक्साइड स्टेबल है। सल्फर डाइऑक्साइड अनस्टेबल थोड़ी है। मैंने तो आगे बताया कि हम इसी को आगे प्रोसेस करके कहाँ ले जा सकते हैं। हम सल्फ्यूरिक एसिड तक भी से ले जा सकते हैं। अगर आप रिएक्शन को वहां छोड़ देंगे, इट डजंट मीन दैट कि आपने कुछ गलत किया है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? सर यानी जो चीजें स्क्वायर ब्रैकेट में है अगर हम उनको आपस में रिएक्ट कराएं तो फिर ये चीजें बन सकती है जी मजीद। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ओके सर।
अच्छा, तो हमने कार्बन पे हमने बात कर ली, सल्फर पे हमने बात कर ली, यानी कि ग्रुप नंबर 4 का एक एलिमेंट मैंने ले लिया और ग्रुप नंबर 6 का एक एलिमेंट ले लिया। आपने किस पे बनाना है? आपने बनाना है सिलिकॉन पे। आपने सिलिकॉन का रिएक्शन बनाना है। दो चीजें बन सकती हैं भाई, मतलब 3 डेफिनेट थिंग्स हैं हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड की डिकम्पोजिशन, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की डिकम्पोजिशन विद द नॉन मेटल्स में होगा। ये ब्रेक डाउन होगा एक ऑक्सीजन की सूरत में, जिससे बनेगा ऑक्सी एसिड, या फिर आपके पास ऑक्साइड NO2 की सूरत में और H2O की सूरत में। अब आपको देख लेना है, आपको हिसाब किताब बराबर करने हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्साइड कैसा बनाता है। बहरहाल आपने किस किस के लिए बनाना है मैं बता दूं, मैं नीचे लिख रहा हूं। आपने बनाना है सिलिकॉन के लिए, आपने बनाना है फॉस्फोरस के लिए, रिएक्शंस बनाने हैं। बात समझ गए आप मेरी? ये 2 रिएक्शंस आपको बनाने हैं विद द कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। आखिर पे एक चलें, आखिर एक और सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस हैं इसके। सर ये सल्फर वाला जो रिएक्शन है, इसमें अगर हमें फर्स्ट हाफ याद है और हम ये सल्फ्यूरिक एसिड वाली बात भूल जाएं तो उसका फिर मसला होगा क्या? नहीं कि अगर हम सिर्फ स्क्वायर नहीं ब्रैकेट वाली प्रोडक्ट लिख दें? नहीं नहीं, देखो देखो, ये दो चीजें होंगी आपके पास ना। सल्फर के साथ होगा ऐसा, फॉस्फोरस के साथ भी ऐसा ही होगा। H3PO4 आप बना लेंगे, फॉस्फोरिक एसिड जो आपका बनता है। तो यहाँ रोक लोगे ना तो कहानी सही है, यहाँ पे भी कहानी सही है, इधर तक ले आओ। क्योंकि आपके पास जो है वो 3 ही चीज़ें बननी है, एक ऑक्सी एसिड या फिर ऑक्साइड, एक आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक आपके पास वाटर। यही 3 चीज़ें आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड विद द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स में बनेंगी, द कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इधर तक कहानी सही है, इसको मिटा देता हूँ भाई मैं। लो मिटा दिया। नहीं नहीं सर, वो मैं देखी थी बुक में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछा। मुझे फिर वो था कि भूल गई तो क्या होगा। नहीं तो क्यों भूल जाएंगे, याद तो फिर पूरा करेंगे ना मेरा बेटे। आपने लिख लिया था ना, मैंने लिखने के बाद मिटा दिया। अब देख के परेशानी नहीं हो रही होगी ना किसी को? लिख तो लिया है, अच्छी बात है, आगे भी लिख सकते हैं, याद भी कर लेंगे। लिख लिया था ना भाई सबने? यस सर। बस जी चलो, सर। सेट हो गया, सेट हो गया। आपने सिलिकॉन और फास्फोरस के लिए रिएक्शंस बनाने, मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ जरा। अब हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड को एज द नाइट्रेटिंग एजेंट। कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम लोगों का ऑर्गेनिक में? 7 आ गया? चैप्टर 7। कहाँ तक पहुंच गए 7 में? 7 सर। बेंजीन तो मैं तसव्वुर कर सकता हूँ नहीं पढ़ा होगा अभी तक। यस सर, अभी शुरू नहीं किया। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। अच्छा, कह रहे हैं HNO3 एज द नाइट्रेटिंग एजेंट। अब व्हाट डज दिस नाइट्रेटिंग एजेंट मींस? नाइट्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जो किसी सब्सटेंस में नाइट्रेट को ऐड करा दे। किसको ऐड करा दे भाई? नाइट्रेट को ऐड करा दे। अब नाइट्रेट का कोई कंपाउंड, यानी कि नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई कंपाउंड ऐड होना है, तो आपके पास मिसाल के तौर पर एक सब्सटेंस है जिसका नाम है बेंजीन। इसे आपने रिएक्ट कराया किसके साथ? HNO3 के साथ। बात समझते हैं? रिएक्शन की सूरत में आपने इसके पास इस्तेमाल करा। ये बेसिकली एक रिएक्शन आप पढ़ेंगे चैप्टर 7 के एंड में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, तो वो नाइट्रेटिंग होती है। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास, और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में आपने इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है, और इन दी एंड आपके पास
एक सब्सटेंस बनकर तैयार होगा जिसमें लगा होगा NO2 और साथ साथ रिलीज हो जाएगा H2O आपके पास। नाम लिख लेते हैं हम सबके। ये पूरी एक सब्स्टिट्यूशन है, ये पूरी चीज क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन होती है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से इस पर्टिकुलर जो कार्बन है जो टॉप पे, वहां से एक गरीब हाइड्रोजन होगा, इस गरीब हाइड्रोजन पर अटैक किया जाएगा, इस पर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इसे यहाँ से बाहर निकालेगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक मुकाम आएगा जिसमें बॉन्ड टूट भी रहा होगा और एक बॉन्ड बन भी रहा होगा, और उस पूरी सिचुएशन में अहम किरदार अदा करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड, जिस मुकाम पे हम इसे भी क्या कर रहे होंगे, हीट करेंगे। ये इतना सा रिएक्शन नहीं है, इसके बड़ा मैकेनिज्म है, इसका खासा लंबा मैकेनिज्म है, तो वो मैकेनिज्म आपको ऑर्गेनिक में ही समझना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसको दूर दूर से देखते हुए हम सिर्फ ये समझते हैं कि भैया एक बेंजीन था, उसमें यहाँ पे कार्बन था, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो इस पर अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो इस पर अटैक करेगा, और अटैक करने की सूरत में यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल फेंकेगा। ये जो बॉर्डर्स हैं, इन सब बॉर्डर्स पे रखे हुए हैं कार्बन, क्या रखे हुए हैं इन सब बॉर्डर्स पे, कार्बन। तो हर जगह पे कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन रखा हुआ है। बेंजीन का फॉर्मूला यही है ना, C6H6। तो ये 6 हमारे पास कार्बन थे, तो उनके साथ 6 हाइड्रोजन थे। यहाँ के गरीब हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहाँ के गरीब हाइड्रोजन को निकाल दिया। अब ये जो है वो HNO3 कैसे टूटता है मैं आपको बताऊं। ये टूटता है NO2 और HO की फॉर्म में। बात समझ रहे? तो यहाँ से बेचारे OH को निकाला गया, यहाँ से जिस गरीब हाइड्रोजन को निकाला था, ये दोनों मिले आपस में, और मिलने के बाद यहाँ जाके जुड़ गए आपस में एक साथ। बात समझते हैं आप मेरी? तो वहां बन गया H2O, ये NO2 जो टूटा था, ये NO2 जाकर जुड़ गया ऊपर, तो HNO3 की फॉर्म में आपके पास एक सब्सटेंस तैयार हो जाता है, नाइट्रिक एसिड, जो कि इस स्टेट में ब्रेक डाउन हो रहा है। आखिर में एक चीज बची जिसे हमने नाम दिया नाइट्रोबेंजीन का नाम दिया। क्या नाम दिया हमने इसे? नाइट्रोबेंजीन का नाम दिया। बात समझ में आती है सबको? सर ये H2SO4 कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा? H2SO4 हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है कंसेंट्रेटेड। ओके सर। सही है भाई। और कोई सवाल? नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पे आपने देख लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आपने देख लिया, एज एन एसिड आपने देख लिया, रिएक्शन विद मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपने देख लिया इस चीज़ को। मुझे एक बात छोटी सी बता दो, मुझे फिर इस चीज़ की बेकार में टेंशन हो जाएगी कि तुम लोगों को पता नहीं समझ में आई कि नहीं आई समझ में। तुम्हें वो जो हमने नॉन मेटल्स में रिएक्शन लिखा सल्फर का, वो समझ में आ गया सबको? यस सर। जी मैं सर। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूँ, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूँ, शायद उससे मेरा मसला बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। सल्फर, आखिर में ये बनाया था मैंने आपके पास,
जी सर। यस सर। नाइट्रेट और नाइट्राइड में फ़र्क बताते हैं। देखो नाइट्राइड जैसे हाइड्राइड पढ़ा था, हाइड्राइड मैं बिल्कुल इस पे बात करता हूँ। एक लम्हा मुझे दो, एक मैसेज आया था, मैं उस बच्ची को समझा दूँ। नाइट्रेट बोले तो NO2 NO3 नाइट्रेट और नाइट्राइट होता है, ITE भी होता है नाइट्राइट। नाइट्राइट है, नाइट्रेट आपके पास क्या होता है, NO3 होता है नाइट्रेट। नाइट्राइड किसे कहते हैं, जिसमें D आता है, जैसे हाइड्राइड होता है, जैसे कार्बाइड होता है, इसी तरह से होता है आपके पास एक सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड यहाँ क्या होता है भैया, ये N होता है, इस पे चार्ज होता है -3 का, और ये 3 गरीब सोडियम होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, जो इसको इलेक्ट्रॉन अपना दे रहे होते हैं। इन तीनों पे आता है पॉजिटिव चार्ज। बात समझ रहे हैं? तो अब अकेला N है, अकेला N है नाइट्रेट। AgNO3 को क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। NO2 लग जाए तो नाइट्राइट, T आता है इसमें। जब अकेला N आ जाए तो है तो नाइट वाला काम है ना सारा इसका, NiT वाला सिस्टम चल रहा है, इसे कहते हैं नाइट्राइड। D लगाते हैं इसमें। बात समझ रहे हैं मेरी? बात यहां तक समझ में आ गई भाई? आगे चलूं लेके? बता दो बेटा जिन्होंने पूछा था, क्या नाम था, मैं देखूं उनको। हाँ भैया समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। यही वाला रिएक्शन था जिसपे हम डिस्कस कर रहे थे, समथिंग इन बिटवीन। यहाँ पे कुछ था बीच में, कहानी थी, मैंने लिखी नहीं अब। यही वाला रिएक्शन था ना जिसमें हमें मसाइल थे, इसमें मैंने कह रहा फॉस्फोरस भी इसी के जैसा होगा, H3PO4 बन जाएगा उसमें जाके। अब सुनो कहानी में होगा क्या मेरा बेटा। लड़के खवातीन जितने हैं सबसे मैं मिला मिलू के बात कर लूँ, टाइम ज़रा कम है हमारे पास ऐसी। चलो रुक जाओ, मीटिंग रीज्वाइन कर लो ज़रा, फिर बात करते हैं।